हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के 3 आर्टिकल। आई एम सॉरी, आज आर्टिकल थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि न्यूज़पेपर ही लेट आया था मेरे घर पे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज 3 आर्टिकल हैं बेसिकली। ये एशियन इकोनॉमीज़ के बारे में है। दूसरा है आर्टिकल हमारे पास आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सीज़ फायर चल रहा है, उसके बारे में है। और जो थर्ड आर्टिकल है वो बताता है कि जो अभी हमने वैक्सीन यूएसए ने एक डेवलप करी है उसके क्या क्या प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। ठीक है जी, चलिए फिर हम आगे आर्टिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरी वो शेड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके प्लीज़ देख लें एक बार और फिर अपनी आगे यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू करें। उसमें आपको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में मैंने समझा रखी चीज़ें कि हम कब और कैसे क्या डिस्कस करने वाले हैं और हमारा शेड्यूल भी उसी के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स फॉर एशियन इकोनॉमीज़। ठीक है जी, अभी क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि जो पोस्ट पैंडमिक ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं उनमें प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो चाइना का अपील है, जैसे कि एक वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस डेस्टिनेशन बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो फेड हो जाएगा। ठीक है जी, वो क्या होगा, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है उसका जो एक टाइटल उसके पास है वो लूज़ कर देगा। ठीक है जी, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्पर्स होने लगेगा एशिया के अदर लोकेशन में। ठीक है जी, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि एशिया के बाहर भी हो सकता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये रीलोकेशन होगा प्रोडक्शन का वो बेनिफिट करेगा उन एमर्जिंग लेबर अबंडेंट इकोनॉमीज़ को। ठीक है जी, लेकिन जो हमारी रियलिटी है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि अब कहा गया आगे, कुछ लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका टेक्सटाइल हो गया, अपीयरल्स हो गया, ये सब जो है ये तो मूव हो रही हैं बांग्लादेश और श्रीलंका में, जैसे क्योंकि वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है वो चाइना से कम है और चाइना की जो लेबर कॉस्ट है धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जो ट्रेंड है बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ में वो यही शो कर रही है कि जो अभी भी मोस्टली बिजनेसेस हैं वो चाइना में ही हैं। अब बात करते हैं चाइना की इम्पोर्टेंट की। जो योशी शेफी हैं वो एक प्रोफेसर है MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, और एक एक्सपर्ट हैं सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। उन्होंने पॉइंट किया है कुछ रिसेंट आर्टिकल में और ये कहा है कि जो कॉम्बिनेशन है ट्रेड वॉर का और जो पोस्ट कोविड क्राइसिस है, इन सब के रिजल्ट के थ्रू एक क्या होगी, फर्म्स स्टेबलाइज होंगी जो कि रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल स्केल ऑपरेशंस में होंगी जो कि बाकी कहीं पे हैं। ये जो है एक तरह से परसीव है, इसकी एक बफर है अगेंस्ट बीइंग कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। इसको इन्होंने टर्म एक नाम दिया है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 रीज़न है कि जो फर्म्स हैं वो अभी भी चाइना में क्यों अभी भी यहाँ पे रिमेन है। पहला रीज़न तो ये है कि चाइना में क्या है, एक इंटरप्राइज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इजी चीज़ें हो जाती वहाँ पे, और जो मेंटेनिंग ऑपरेशन चाइना में वो काफ़ी इजी होता है बाकी किसी जगह से कंपेयर करें तो वहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ फर्म्स हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही क्विक रिकवरी देती हैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को भी। अगर ऐसा होता है तो आफ्टर लॉकडाउन में इनकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। थर्ड ये है कि जो बहुत सी ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो क्या हो रहा है, सदियों से अपने जो उनकी सप्लाई चेन है वो चाइना में ही रही है। तो अब जाहिर सी बात है, सदियों से वहीं रही है, डिकेड से वहीं है, तो फिर उनके लिए तो वहीं काम करना ईजी रहेगा। और हैंस एक जो गेटिंग आउट पूरा का पूरा चीज़ें निकल के आती हैं, सब चीज़ें निकल के आती हैं, जो भी हमारा एंटायर मूविंग इकोसिस्टम है उसको देखें तो उसमें इन्वॉल्व होता है क्या, काफ़ी सारा टाइम और एक्सपेंडिचर। ये जो स्ट्रैटेजी है ग्लोबल फर्म्स की, ये लेके जाती है ये लेड करती है इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन, वो भी किसके बीच, एशियन इकोनॉमीज़ के बीच, जो कि अब +1 के जैसे एमर्ज मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप बनती जा रही हैं। ठीक है जी, अब हुआ क्या था, 1968 में जो स्वीडिश नोबल लॉरेट्स हैं गुनार मैडल, उन्होंने पब्लिश की थी एक मॉन्यूमेंटल, इसका नाम था एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, जिसमें फोकस किया गया था साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया पे, जो कि एक पेसिमिस्ट थे किसके बारे में, उनके डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। करीब आधी सेंचुरी के बाद, मतलब हाफ अ सेंचुरी लेटर, ऐसा देखा गया था कि जो भी एक रिमार्केबल ग्रोथ है वो हर एक रीजन में जो कि एशियन ड्रामा में थी वो सेट की गई थी। अब जो ओपननेस और जो ट्रेड एक्सप्लोडेड है, जो कि एक न्यूली इंडस्ट्रीज इकोनॉमीज़ के लिए एक तरह से वेव ऑफ कर देती है उनके एक्सपोर्टिंग गुड्स को बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, और लेकिन साथ ही साथ वो अपना जो लेवल ऑफ लिविंग है उनको भी रेज करते जा रहे हैं।
जो नया एशियन ड्रामा है वो उस तरह से मतलब देखा जा रहा है कि जैसे कि क्या है, एक वो अनफोल्ड है किसके साथ, वो भी फॉर्मल लॉन्च ऑफ रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब RCEP के द्वारा के साथ। ये RCEP का आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। जो एशिया की ग्रोथ है वो एक तरह से हिंज है वो भी किस पे, रोल ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, जो कि इन इकोनॉमीज़ में बहुत अच्छे से फ्लो होती है। और इस तरह से अगेन जो इंटरप्राइजेज़ हैं, वो इंटरप्राइजेज ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है, वो उसमें करीब 15 मेंबर कंट्रीज़ जो कि करीब 30% ऑफ ग्लोबल GDP का रखती हैं, वहीं शामिल हैं। इस तरह से जो लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वर्ल्ड का, वो इंक्लूड करता है प्रोविजंस जिससे कि क्या हो, कवर हो सके एंटायर गोमुट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अनलाइकली द पोर्ट्रियल ऑफ एशियन ड्रामा, मतलब एशियन ड्रामा के जैसे नहीं, दीज इकोनॉमीज़ हैव स्प्यूड अप देयर इंस्टीट्यूशनल एंड इन इकोनॉमीज़ ने अपने क्या इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग्स को कहीं ना कहीं बढ़ा लिया है, जिससे ये सब जिससे कि क्या होगा, जो इनके डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं नए एडिशन ऑफ एशियन ड्रामा के लिए, वो भी डिसाइड करेंगे। होस्ट ऑफ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, जो RCEP है और जो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी है, ये दोनों जो है लाइकली इम्पैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लोज को कहाँ पे, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया में, जो कि एक तरह से एमर्ज हो रही है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के जैसे, की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के जैसे। इंडिया के पास जो है वो 3 चैलेंजेस फेस करता है इस रेस में। पहला तो ये है कि पहला टास्क ये है कि टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि पहले तो इन्हें डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का टास्क है इनके पास, जिसमें क्या है जिसमें जो कि एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेंट्रल रोल प्ले करता है, दोनों तरह से, डिमांड और सप्लाई साइड से। वहीं अगर हम देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग, तो ये कहता है क्या, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को तो ये कहा गया है कि अगर आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट को GDP का 1% भी बढ़ाते हो तो इसमें करीब GDP आपकी 2.7% तक बूस्ट होगी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करीब 10% तक और एम्प्लॉयमेंट जो है करीब 1.2% तक इंक्रीज़ होगा, अगर इन्वेस्टमेंट जो है हाई क्वालिटी का है और जो एग्जिस्टिंग पब्लिक और जो प्राइवेट डेप्ट बर्डन है वो वीक नहीं करेगा किसको, रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक सेक्टर को। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पेंडेमिक के पहले भी जो उसकी ग्रोथ थी आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में, वो हमेशा वीक ही रही थी। और ये जो है ये सीम करता है कि जो भी अपॉर्चुन टाइम है जिससे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकें, एज इंटरेस्ट रेट वो भी ग्लोबली लो है और जो सेविंग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। एक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू करता है डिप्रेस्ड होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक में, जिससे होता क्या है, जो भी अंडरस्कोर द नीड ऑफ, जो भी एक होती नहीं है हाई क्वालिटी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो भी एक क्या उसका फ़ायदे हैं उसको अंडरस्कोर करती है। दूसरा रीज़न क्या है इंडिया के पीछे होने का, दूसरा रीज़न ये है जो इंडिया है उसको चाहिए क्या, एक मेजर ओवरहॉल उसकी ट्रेड पॉलिसी में, जैसे कि वो प्री कोविड-19 एरा में था। वर्ल्ड ट्रेड जो है अब क्या है, रैटल्ड हो रहा है बाय टेंडेंसीज ऑफ राइजिंग इकोनॉमीज, नेशनलिज्म एंड यूनिलैटरलिज्म, जिससे हो क्या रहा है, जो पूरा वर्ल्ड है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ रिटर्न हो रहा है। एक ट्रेड पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि चीज़ों को एक कॉग्निसेंस के वे में लेके जा सकते हैं, जिससे कि पॉसिबिलिटी हो टू इफेक्ट ऑफ RCEP की। कौन कौन सा इफेक्ट, द वॉलमार्ट इफेक्ट एंड द स्विचिंग इफेक्ट। जो वॉलमार्ट इफेक्ट है वो कहता है कि क्या, इसमें जो एक सस्टेन डिमांड है बेसिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और इससे क्या होगा, हेल्प करेगा कि जो भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है एक ऑप्टिमम लेवल तक उसको मेंटेन रखे, उसको बनाए रखे। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या, जो वेजेस हैं उनको रिड्यूस कर सकता है, जो कंपटीशन है, जिससे कि जाहिर सी बात है काफ़ी सारे वेंडर्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। स्विचिंग इफेक्ट क्या है, ये एक तरह से कहता है कि एक तरह का आउटकम है इसका डेवलप्ड इकोनॉमीज़ स्काउटिंग का, जिससे क्या होगा, नए सोर्सेज आएंगे जो कि फुलफ़िल करेंगे इंपॉर्टेंट डिमांड्स को, जो कि रिक्वायर की जाती है बहुत सी फर्म्स के द्वारा, कि जिससे उनको निम्बल और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि काफ़ी सारे पिटफॉल हैं हमारे प्रेजेंट 2 ट्रैक मोड में। उनमें से एक क्या है, फर्म ऑपरेटिंग इन द फ्री ट्रेड इनक्लेव
और जो दूसरा है वो तो बाकी सब चीज़ों के लिए है ही है। एक जो मेजर फॉल आउट है इस पॉलिसी का वो है पॉलिसी डुअलिज्म, जो कि एक डैम्पनिंग है हमारे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अब चैलेंज ये है कि जो हमारी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बाकी सारी फर्म्स के लिए कैसे बनाया जाए एक इकॉनमी में। और तीसरा तो ये है कि जो भी हमारा वीमेंस पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ इंडिया की जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है करीब 6 से 7% पर ईयर ऑन एन एवरेज, ऐसा रिसेंट ईयर्स में हो रहा है। वहीं जो एजुकेशन लेवल है वीमेंस का वो भी राइज हुआ है, जो फर्टिलिटी रेट है वो फॉल हुआ है। वुमेंस का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में रेट जो है वो घटा है, करीब 2004 से 5 के बीच में ये 42.7 था, वहीं 2017 से 18 के बीच में ये 23.3% ही रह गया। इसका मतलब ये है करीब 4 में से 3 औरतें जो है ना तो काम करती हैं, ना ही उनके पास कोई पेड वर्क है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो जो इंडिया की रैंक है अमंग बॉटम 10 कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही लो है। वही बात करते हैं अगर हम बांग्लादेश की जीडीपी, जो कि अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है, इसका एवरेज रेट है 5.5 ड्यूरिंग 1991 से 2017 के बीच में रहा है। यहाँ पे वीमेंस पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में जो इंक्रीज़ हुआ है करीब 24% से 36% तक। इंडिया जो है काफ़ी गेन मतलब ले सकता है अगर वो वीमेंस का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में स्टार्ट कर दे। ठीक है जी, जो भी बैरियर्स हैं मतलब जिससे वीमेंस पार्ट नहीं ले पाती हैं वर्कफोर्स में, उनको उन सारे बैरियर्स को रिमूव कर दे। जिससे होगा क्या, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या करेगा, वो क्रिएट कर सकता है लेबर इंटेंसिव जॉब कहाँ पे, रूरल और सेमी अर्बन वीमेंस के लिए, जो कि उसके लिए क्वालिफाइड हैं। ये वीमेंस पे हमने अभी कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। अब इसकी तरफ बात होता है क्या, नई अप्रोच क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए। खासकर जो इंडिया की अप्रोच है उसको जो भी अभी पूरा का पूरा एक सिनारियो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक वेल कैलिब्रेट चीज़ें निकल के सामने आएँ। जो इंटेंसिटी है हमारे कंपटीशन की वो एक एविडेंट है, जहाँ से क्या हो एविडेंट फैक्ट है कि जो इंडिया है उसके पास जो अभी 3 नए लेबर कोड बिल्स आए हैं जो सितंबर 23 में आए हैं, वहीं इंडोनेशियन पार्लियामेंट में जो अक्टूबर 5 में आए हैं, पास किए गए हैं लेजिस्लेशन के द्वारा, जो कि स्लैश करते हैं रेगुलेशन, जिसमें करीब 70 सेपरेट एग्जिस्टिंग लॉज को कंटेन किया है, और साथ ही साथ ओपन करता है हमारी कंट्री को कि वो मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वहीं बांग्लादेश जो है वो अपने जो प्लान्स हैं जिससे कि करेगा क्या, वो नेगोशिएशन जो है स्टार्ट करेगा बाकी सारी डजन्स ऑफ कंट्रीज से, जिसमें होगा कौन कौन, यूएसए, कनाडा और जो भी साइनिंग होंगी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। इस तरह से एक स्टेट जो है वो सेट की जा रही है न्यू एशियन ड्रामा की, जिसमें होगा क्या, इंडिया का रोल क्या होगा ये इंडिया को डिसाइड करना है। ठीक है जी, चलिए अब ये आर्टिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यह है वैक्सीन के बारे में। अभी क्या हो रहा है, अगर हम क्लोजर की बात करें तो जो मल्टीनेशनल आपका Pfizer है उसने अनाउंस किया है कि उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ऑनगोइंग फेज़ 3 ट्रायल से, जिससे कि क्या हो पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन को बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रही है, ऐसा कहना है। वहीं जो मॉडर्ना है जो यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, उसने भी कुछ ऐसे ही सिमिलर न्यूज़ दी है ह्यूमन, जिससे कि क्या हो, जिससे उसने ह्यूमन ट्रायल्स किए हैं अब वही फेज़ 3 में। ठीक है, वो भी किसमें, mRNA वैक्सीन जो बना रहा है उसके फेज़ 3 ट्रायल्स हुए हैं, और एक एनालिसिस हुई है करीब 75 करीब नियरली 30,000 वॉलंटियर्स में से, जो कि क्या हो रहा है, जो एक्सक्लूसिवली कहाँ से हैं, यूनाइटेड स्टेट से हैं, जो पॉजिटिव टेस्टेड थे पहले से ही। ऐसा रिवील किया गया है करीब 90 जो लोग थे वो, जिनको केवल एक प्लेसिबो दिया गया था और 5 ऑफ द डबल वैक्सीन शॉट्स दिए गए हैं। ठीक, इस तरह से जो क्या है, जो वैक्सीन है उसने इस पूरे के मतलब स्टेज 3 की जो पूरी आपकी वो चल रही है, प्रोसेस चल रही है, वो बताती है कि इससे जो वैक्सीन है उसने डिक्लेयर किया है करीब इसमें 94.5% इफ़ेक्टिव है ये, और इस तरह से जो यूएस का FDA की रिक्वायरमेंट है वो उसको पास कर लेती है। और इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, ये कहता है कि पोटेंशियल वैक्सीन को लगभग मतलब एटलीस्ट 50% इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, और ये तो 94.5% है, तो इसको पास कर लेती है। अब इसको इनकरेज करते हुए कंपनी है, इसने ये भी कहा है कि 11 वॉलंटियर्स मैनिफेस्टेड जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ थे, और उन सभी को जो है
जिनको कोई भी रियल वैक्सीन नहीं दी गई थी उनके बारे में उन्होंने क्या बोलते हैं, इन पे भी एक्सपेरिमेंट करा था। ये एक तरह का साइन है कि जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल हो रहा है अपने प्राइमरी जॉब में। वो भी प्राइमरी जॉब क्या है इनका, प्रोटेक्शन, वो भी किसके थ्रू इफिकेसी ऑफ कर्बिंग डिजीज़ ट्रांसमिशन, मतलब इसका ट्रांसमिशन जो है अभी इसको कर्ब किया जा सकता है। रिज़ल्ट जो है अनाउंस किया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी न्यूज़ रिलीज़ की है और कहा है कि एक साइंटिफिक जर्नल नहीं है, ठीक है जी, इसको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के द्वारा किया गया था, ऐसी ही बात करी गई है। मॉडर्नास के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका फिजर्स भी कहता है कि एक तरह से ये बूस्ट करेगा न्यू अप्रोच ऑफ वैक्सीन डिज़ाइन को। जो mRNA क्लास वैक्सीन है वो एक तरह की सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन होती हैं, जिससे क्या होगा, एक पीस ऑफ जेनेटिक मशीनरी का जो कि वायरसेस को रेप्लिकेट कर सकती है। ये इसमें क्या होगा, ट्विन एडवांटेजेस होंगे। पहली बात तो ये, कोई फिजिकल पार्ट जो है वायरस का वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा और रिड्यूस करेगा जो भी ऑड एडवर्स रिएक्शंस हैं उनको, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ़ डोजेज़ हैं उनको भी क्विकली स्केल्ड अप किया जा सकता है, क्योंकि इनको जो है मैमेलियन सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है। और कॉन्स क्या है इस वैक्सीन्स के, ये भी हम देख लेते हैं। इनका जो है कोई भी कॉमर्शियल प्रोड्यूस्ड नहीं है और साथ ही साथ रिक्वायर इनको सब ज़ीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी की, ठीक है, जो कि रियलिटी मिलती है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम एक बात करें मॉडर्ना के केस की, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज़म है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है क्या, जो वैक्सीन है वो सर्वाइव कर सकती है लगभग 30 दिन तक, ठीक है। और इसको माना कि 7 दिन, मतलब जनरली क्या होता है 7 दिन तक होता है, बट ऐसा नहीं है, ये 30 दिन तक हो सकती है अगर रेफ्रिजरेटर में रखी जाए, और ठीक है, तो करीब ये 12 रेफ्रिजरेटर या फिर 12 घंटे तक रूम टेम्परेचर में रह सकती है, ऐसी बात करी गई है। और ये जो वैक्सीन है ये प्राइमरली यूएस के लिए है, क्योंकि जो पूरे के पूरे आपके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं यूएस के लोगों पे ही किए गए हैं। हाँ, वह जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है और सपोर्ट की गई है बाकी अदर कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ग्लोबल अलायंसेस भी हैं। लेकिन फिजर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने शायद इंडिपेंडेंट किया होगा, ठीक है। वहीं अगर हम इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट की बात करें, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसमें कि हमारा इंडिया भी इंक्लूड है, वो भी चाहते हैं कि उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ़ डोजेज़ जो हैं मिल सकें। हालांकि जो इसमें जो है कि कितनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें इसको ध्यान रख के आगे जो है वैक्सीन भेजी जाएगी, ठीक है जी। मॉडर्ना की बात करें तो कहता है कि इसमें करीब 20 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के एंड तक बना लेगा, इतना रेडी कर सकता है, और बाय लेट नेक्स्ट ईयर ये जो है इसको बिलियंस तक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेवरल मोर वैक्सीन जो है वो आ जाएंगी मार्केट में, ठीक है जी। काफ़ी लार्ज ट्रायल पे इंक्लूडिंग से इंडिया में भी आ सकती हैं और अवेलेबल भी हो सकती हैं। इंडिया जो है इस चीज़ की डायरेक्टली स्टैंड नहीं हुआ है और इमीडिएटली गेन करता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दी मॉडर्ना। अगर वहीं बात करें, जो हर एक वैक्सीन कैंडिडेट है जो कि सिग्निफिकेंट होप है, जिसमें कि विन है एक तरह से वर्ल्ड के लिए, चूँकि जाहिर सी बात है एक नई प्रैक्टिस आ रही है, नया वे ऑफ अप्लाइंग साइंस आ रहा है, जो कि एक तरह से प्री पैंडमिक जो वर्ल्ड था उसको कैसे वापस से लेके आना है, उसमें चीज़ें अच्छे से कर सकता है। तो ये आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट आर्टिकल पे। तो ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, ये फ्रेजाइल सीज़ फायर ऑन आर्मेनिया एंड अजरबैजान क्लैशेस। अभी क्या हुआ है, करीब 6 वीक लॉन्ग वॉर जो है वो नगोर्नो काराबाख के ऊपर चलता आ रहा है, वो कि अभी एक क्या रुकने की कगार पे आया है, जिसमें क्यों रुकने की कगार पे आया, जो कि इसमें रशिया ने सीज़ फायर को ब्रोक करा है, मतलब एक ब्रोकर बना है दोनों के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। लेकिन इसमें होगा क्या, जो भी पावर है उस रीजन में जो दोनों लोगों की पावर है उनको बैलेंस भी किया जाएगा, उनको ऑल्टर भी किया जाएगा। इन सबको रख के ही रशिया ने इसमें ब्रोकर का काम किया है। आर्मेनिया जो है उसने काफ़ी माउंटेनियस रीजन जो है कवर करा है विद अजरबैजान के अंदर उसने काफ़ी माउंटेनियस रीजन को जो है वो कवर कर लिया है, जहाँ पे मोस्टली एथनिक आपकी आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है। नियरली इससे पहले जो आपका वॉर हुआ था 1990s में, तब आर्मेनिया ने ऐसा काम कर लिया था। लेकिन जो टेंशन है ये 1994 के सीज़ फायर के बाद भी चलती रही। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आर्मेनिया जो है वो विक्ट्री था 1991 और 1994 के वॉर में, तो जो मिस्टर
अलीव हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि आपको इस टाइम भी चीज़ प्रूव करनी ही होगी। वहीं दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो जो आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल हैं, ये क्या कहते हैं, इनको एक बहुत ही पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई पहले आपने कवर कर लिया था और आपको कोई ललकार रहा है तो आप जा नहीं रहे हो, फिर आई मीन प्रॉपर चीज़ें सही से कर नहीं रहे हो, लड़ाई तो हो रही है बट आप वापस से कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, ऐसी बात हो रही थी। अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होता भी है आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ के दोनों के बीच में, तो भी दो बड़े पावर जो हैं इन दोनों के बीच में आएंगे और एक हाई स्टेक्स लेंगे। वो कौन कौन से हैं? रशिया एंड टर्की। जो टर्की है वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है कि वो वहाँ पे अपने आर्म ड्रोन्स को भेज रहा है, मिलिट्री एडवाइज़र्स को भेज रहा है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें, जो कि एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट कर रहा है आर्मेनिया के साथ, जिससे क्या हो चीज़ें बहुत ही न्यूट्रल रहें। वहीं अजरबैजान जो है एक मिलिट्री प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, रशिया जो है रेसिस्ट कर रहा है और कह रहा है कि आर्मेनिया को वापस जाने के लिए, और कंटिन्यू कर रहा है कि चीज़ों को पुश बैक कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को कह रहा है कि आप अपने बैकयार्ड में ही लड़ लो और ख़त्म करो, बात सब चीज़ें मैनेज करो, ऐसा कहा जा रहा है। जो व्लादिमीर पुतिन है वो एक इकलौते ओनली सिग्नेटरी हैं इस एग्रीमेंट के, जिसमें क्या हो लीडर्स ऑफ आर्मेनिया और अजरबैजान भी हैं, मतलब इनके अलावा ये भी हैं। वहीं बात करें हम अगर आर्मेनिया के, जो आर्मेनिया है उसको फोर्स किया जा रहा है पुल बैक, जिससे क्या हो सेवरल विलेजेस और शूसा से, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो भी आपका नगोर्नो काराबाख है उसको अवॉइड किया जा सकता है। रशिया जो है एक तरह से करीब उसने 2000 पीस कीपर्स को भी वहाँ पे भेजा है, जिससे कि क्या हो आर्मेनियन पॉपुलेशन की रक्षा की जाए, उनको प्रोटेक्शन किया जा सके और पेट्रोलिंग हो सके कॉरिडोर्स में, जो कि लिंक करते हैं इनक्लेव ऑफ किसकी, आर्मेनियन मेनलैंड की। वहीं जो सीज़ फायर है वो रेनफोर्स करता है रशिया के इन्फ्लुएंस को भी इस रीजन में। टर्की जो है वो ना केवल अजरबैजान की हेल्प कर रहा है वॉर के अगेंस्ट, वहीं जो मॉस्को है वो भी विश करता है कि वो भी इस चीज़ में श्योरिटी ला सके कि जो आपके अजेरीज प्रिवेल्ड हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है जी। वहीं अब तक क्या हो रखा है, जो भी आपका अजरबैजान है, ठीक है, उसने आर्मेनिया को काफ़ी हद तक घायल किया है, और क्योंकि जो एक कॉशन है रशिया का, और साथ ही साथ एक जो एम्बिशियस है टर्की, जिसमें क्या एक फ्रेजाइल ट्रूस चल रहा है कि कौन अनरिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट को इनके बीच में। वहीं अगर हम बात करें एक फॉर पीस को प्रिवेल करने के लिए, जो आर्मेनिया है जो अजरबैजान है, उन दोनों को एक लास्टिंग सेटलमेंट जो है वो साइन करना पड़ेगा, किसके स्टेटस पे, वो भी स्टेटस ऑफ नगोर्नो काराबाख के लिए, जो कि इसके पहले जो वॉर हुआ था इसमें सब चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया गया था, मतलब वही 1994 का जो सीज़ फायर था उसमें इन सब चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया गया था। 1994 के जैसे वापस से नहीं करनी चीज़ों को, जब रशिया, और उस टाइम पे क्या हुआ था, रशिया एक इकलौता बिग पावर था, और जो साउथ कैकेस था वो ओपन था, एक तरह से कॉन्टेस्ट बिटवीन रशिया एंड टर्की के लिए, जिसने एक तरह से बहुत ही क्राइसिस जो है उनको और ज़्यादा खतरनाक कर दिया था। तो ये आर्टिकल भी हमने देख लिया, एक बार मैप देख लेते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान का। ये रहा पूरा आपका अजरबैजान और आर्मेनिया का मैप, इसमें आप नगोर्नो काराबाख को देख सकते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ये पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट की बातें चल रही हैं आजकल इसमें, और यही पूरा आर्टिकल है। अजरबैजान की कैपिटल आप बाकू को भी देख सकते हैं कहाँ पे है, ठीक है जी। आर्मेनिया की कैपिटल आप येरेवन को भी देख सकते हैं कहाँ पे है। इनमें खासकर आप सबकी क्या देख सकते हो कि इससे अजरबैजान से कनेक्ट करता है आपका जॉर्जिया, और ये कैस्पियन सी से इसका बॉर्डर टच होता है। ऊपर रशिया है, साइड में आर्मेनिया है और नीचे ईरान है, ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज का आर्टिकल ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, वो भी द इंडियन एक्सप्रेस के। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू।